गुड आफ्टरनून एवरीवन। हाँ जी, आगे देखिए। तो हम लोग साइबर अपीलेट ट्रिब्यूनल के बारे में पढ़े थे। लास्ट सेशन आप लोगों ने सारे पावर्स पढ़े थे, पढ़ा था ना? समनिंग, एनफोर्सिंग ऑन ओथ, विटनेसेस, एक्स पार्टे डिसीजंस, याद है क्या? चलो आगे देखो। राइट टू लीगल रिप्रेजेंटेशन। अच्छा, इसका मतलब क्या है? पहले हेड का मतलब समझ लो। आज खत्म कर लेते हैं अपन लोग। वैसे लास्ट का एक टॉपिक इसके बाद और है ना? बहुत इजी सा चैप्टर है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, बच्चों वाले पॉइंट्स है, छोटा साइड में लिखते रहना, खत्म हो जाएगा, है ना? चलो, राइट टू लीगल रिप्रेजेंटेशन। व्हाट डू मीन बाय लीगल रिप्रेजेंटेशन? अच्छा, मुझे एक बात बताओ, कोर्ट, मैंने आपको डिफरेंस बताया था लास्ट लेक्चर में, कोर्ट और एक ट्रिब्यूनल के बीच में क्या डिफरेंस है? बताओ जल्दी से। कोर्ट इज इट्स अ जुडिशियल बॉडी, है ना? अच्छा, और दूसरा ट्रिब्यूनल क्वाजी जुडिशियल बॉडी, है ना? सो 100% पावर्स जो कोर्ट के पास है वो सेम स्टेटस आपने किसी ट्रिब्यूनल को नहीं दिया, राइट? अच्छा, अब अगर आपको कोर्ट में केस फाइल करना है तो कैन यू प्लीड बिफोर द कोर्ट? मतलब आप अपियर हो सकते हो क्या कोर्ट में? अपने लिए आप खुद को रिप्रेजेंट कर सकते हो क्या? है क्या? अच्छा, मतलब जैसे मैंने केस फाइल किया और मैं खुद ही आर्ग्यू कर रहा हूँ कोर्ट में, या फिर कोई लगता है अपियर करना मतलब विटनेस बॉक्स में नहीं खड़ा हूं, मैं आर्ग्यू कर रहा हूं। वी हैव सीन पिंक मूवी, उसमें कौन रहता है यार? रुस्तम मत कंसिडर करना, रुस्तम। हाँ, ओएमजी का मैं बताता हूँ आपको, एक मिनट। मेरे को मालूम नहीं था ओएमजी 100% आता है। जब ये टॉपिक बोलता हूँ ना, सबसे पहले ओएमजी आता है। अच्छा, पहला रुस्तम मत कंसिडर करना। क्यों? क्योंकि वो जो कोर्ट का जुडिशियल सिस्टम आपको बताया, दैट वाज अ वेरी इनफॉर्मल वे, और वो उस वक्त चलता था। इंडिपेंडेंस के जस्ट बाद की बात है वो, 10-12 सालों की। तब जुडिशरी बिल्कुल क्लियरली एस्टैब्लिश नहीं थी। तब आपने देखा वो पैनल बैठा हुआ था पूरा के पूरा, वो सब, हाँ, मर्द और औरतें सारी बैठी हुई थी जो डिसाइड कर रही थी कि भाई अच्छा हुआ कि बुरा हुआ, है ना? तो उसको मत कंसिडर करना, वो छोड़ दो आप। अच्छा, दूसरा, फिर हम लोग बात करते ओ माई गॉड, उसमें परेश रावल, बिकॉज ही कुड नॉट फाइंड एन एडवोकेट, तो उसने खुद डिसाइड किया कि मैं खुद ही कोर्ट में जाके आर्ग्यू करता हूँ, फाइंड मी दिस केस। ये होमवर्क है आपका आज का। मुझे बताना कि ऐसा कौन सा एक्ट है, कौन सा प्रोविजन है, कौन सा लॉ है जो आपको परमिट करता है, कोर्ट की बात कर रहा हूँ, ट्रिब्यूनल की बात नहीं कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ? कोर्ट कि बिकॉज मेरे को एडवोकेट नहीं मिला तो मैंने खुद ने जाकर अपीयरेंस दे दिया कोर्ट में। अपने यहाँ पे जैसे प्राइमरी रूल्स क्या मैं आपको बताता हूँ। आप खुद लॉयर ढूंढो अपने लिए, है ना? अगर आप खुद लॉयर नहीं ढूंढ पाए तो गवर्नमेंट आपके लिए प्लीडर अपॉइंट करती है, राइट? उसे हम बोलते हैं प्लीडर, गवर्नमेंट प्लीडर बोलते हैं उसे। कसाब का केस हुआ। अब कसाब, ही कुड नॉट फाइंड एन एडवोकेट फॉर हिमसेल्फ। ऑब्वियसली भारत, इट्स अ सेक्युलर नेशन, कोई हिम्मत नहीं करेगा यहाँ पर कि आप कसाब के साइड से केस लड़ रहे हो, राइट? और अगर कोई एडवोकेट ये बोल देता कि आई एम डिफेंडिंग कसाब, तो लोग उसको भी कसाब बना देते हैं। इतना रोष, इतना गुस्सा था उस वक्त, है ना? तो बिकॉज उसको खुद से कोई एडवोकेट नहीं मिला तो कोर्ट ने उसे एडवोकेट अपॉइंट करके दिया। अब जैसे अपने मीडिया क्रिटिसाइज करती है, हम लोगों ने ये बोल दिया कि कसाब के लिए कैसे आप एडवोकेट अपॉइंट कर सकते। अब ये जुडिशरी का पार्ट है, दैट पावर हैज कम फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन। और वो कहाँ से आया, मैं उसका सोर्स आपको बताता हूँ। इट सेज इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ। मतलब लॉ सबके लिए समान है, और अगर कोई भी कोर्ट में जाता है तो एवरीवन हैज अ राइट टू अफोर्ड जस्टिस, मतलब सबको जस्टिस, सबको न्याय मिलना चाहिए। तो इसीलिए वो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि अगर मैं खुद का केस रिप्रेजेंट ना कर सकूं, और या तो मेरे पास पैसा नहीं है या फिर कोई मेरा केस लड़ना नहीं चाहता, तो उस केस में कोर्ट खुद आपके लिए एक प्लीडर अरेंज करती है। लगा तो उसकी कॉस्ट भी खुद कोर्ट ही बेयर करती है, गवर्नमेंट बेयर करती है, और आपको प्लीडर अपॉइंट करती है, राइट? तो वो ओ माई गॉड, मेरे को एक बार वो ढूंढ के बताना जरा कि कहाँ ऐसा लिखा हुआ है। एक बार वो इंस्टेंस बताना। वो मूवीज थोड़ा एक अलग ट्रैक्शन होता है। मैं आपको जो एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूँ कि आप इमीडिएटली कनेक्ट कर पाओगे। अच्छा, पिंक का मैं इसलिए बोल रहा था आपको, उसमें अमिताभ बच्चन पूरा की पूरा मैटर आर्ग्यू कर रहा है। वी सीन पिंक, राइट? एवरीवन, है ना? सो पूरा मैटर वो आर्ग्यू कर रहा है। अब तापसी खुद अपना मैटर आर्ग्यू कर सकती थी क्या? नहीं कर सकती है। तो कोर्ट के सामने अगर आपको प्लीड करना है, अगर आपको अपीयरेंस देना है, तो वो सिर्फ और सिर्फ कौन कर सकता है? एक लीगल प्रैक्टिशनर कर सकता है, राइट? अच्छा, मतलब कौन कर सकता है? एसेंशियली एन एडवोकेट। किसकी हम लोग बात करें? कोर्ट की। वो ही अगर मैं ट्रिब्यूनल की बात करूं तो ट्रिब्यूनल के सामने जरूरी नहीं है कि कोई लीगल प्रैक्टिशनर हो। अगर कोई लीगल प्रैक्टिशनर है तो फिर तो बहुत अच्छी बात है। मतलब अगर कोई एडवोकेट है तो वो तो कर ही सकता है, या फिर इन पर्सन आप ट्रिब्यूनल के सामने प्लीड कर सकते हो, कोर्ट के सामने नहीं अलाउड है।
वर्ड सुना नहीं सुना, मैं डाउटफुल थोड़ा। वकालतनामा, वकालतनामा शायद नहीं सुना आप लोगों ने। एडवोकेट, AOR, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, AOR नहीं, टू यंग टू नो ऑल दीज थिंग्स। अच्छा, सिंपल भाषा में बस इतना समझना, अगर कोर्ट के सामने आप केस फाइल करना चाहो तो जब आर्ग्यूमेंट्स होते हैं कोर्ट के सामने, जज के सामने जो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं वो चिल्लाते रहते हैं ना, एडवोकेट टेबल ठोक ठोक के, नहीं देखा क्या पिक्चर में कभी? तो जो चिल्लाने का काम है ना, वो पार्टी नहीं कर सकती है, उसके बिहाफ पे कोई एडवोकेट कर सकता है। कहाँ पर? कोर्ट में। सब लोग खड़े हो जाओ जल्दी से, सब लोग फटाफट। हाँ, हाथ ऊपर, जल्दी जल्दी से फटाफट, नहीं किया ना फेल हो जाओगे। हाथ ऊपर, हाथ नीचे, मारना मत बाजू वाले को। हाथ ऊपर, हाथ नीचे, ऊपर नीचे ऊपर, फटाफट फटाफट करो, बुड्ढे हो गए क्या? नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर, जब तक सबके साथ में ऊपर नीचे नहीं जाएंगे करते रहना। ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर, बैठ जाओ। हाथ नीचे करने को नहीं बोला, बैठने को बोला। हाथ ऊपर, हाथ ऊपर, खड़े हो जाओ, हाथ ऊपर, हाथ ऊपर, हाथ नीचे, हाथ नीचे, बैठ जाओ, खड़े हो जाओ, हाथ ऊपर, बैठ जाओ, फिर हाथ नीचे कर ले, हाथ ऊपर, बैठे रहो, हाथ नीचे, हाथ ऊपर नीचे ऊपर नीचे, खड़े हो जाओ, खड़े, बैठ जाओ। सो बोल मुन्ना। हाँ हाँ, सेकंड फ्लोर खाली रहता है लेकिन वर्चुअल दिखते हैं बच्चे। हाँ, सेकंड फ्लोर पे वर्चुअल लगता है। अच्छा, मैं बात करता हूँ योगेश से आके। फिर सामने खाली रहता है कोई क्लास? बंगलो क्लियर पूछ, 4 घंटे क्लास लेना है, कौन सी क्लास खाली है? 80 बच्चे बैठाने, शुद्ध भाषा में, है ना? ऐसा पूछ। अच्छा, खास से सुनो अपना। सो कोर्ट के सामने कौन प्लीड कर सकता है, कौन अपियर कर सकता है? सिर्फ एडवोकेट। कौन प्लीड कर सकता है? एडवोकेट। आंसर नहीं आया तो फिर खड़ा करूंगा अभी तुमको मैं। तो कौन प्लीड कर सकता है कोर्ट के सामने? एडवोकेट। बहुत बढ़िया। अब जब हम लोग बात करते हैं ट्रिब्यूनल की, बिकॉज ट्रिब्यूनल इज अ क्वाजी जुडिशियल बॉडी। कौन सी बॉडी है? क्वाजी। तो इसके सामने अगर अपियरेंस की बात हो कि कौन मेरा केस आर्ग्यू कर सकता है, तो या तो कोई लीगल प्रैक्टिशनर मतलब एडवोकेट अलाउड है, या फिर दूसरा आप इन पर्सन भी आर्ग्यू कर सकते हैं। मतलब अगर मैं खुद अपना केस रिप्रेजेंट करना चाहूं तो मैं आर्ग्यू कर सकता हूं, फाइट कर सकता हूं। कहां पर? ट्रिब्यूनल में। ट्रिब्यूनल में, ट्रिब्यूनल में। कहां पर कर सकते हो? ट्रिब्यूनल में। कहां नहीं अलाउड है? कोर्ट में। कोर्ट में कौन कर सकता है? कहां पर कौन नहीं कर सकता? ट्रिब्यूनल में आप मतलब सॉरी, कोर्ट के सामने आप इन पर्सन आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकते। ट्रिब्यूनल में कौन कर सकता है? कोई भी, मतलब किसी भिखारी को उठा के लाऊंगा, कोई भी, मतलब कौन करेगा? या तो एडवोकेट या फिर इन पर्सन आप आर्ग्यूमेंट कर सकते हो। समझ में आ रहा है? यहाँ पर ये चीज़ बताई हुई है। देखो, द अपीलेंट में ईदर अपीयर इन पर्सन, खुद से, और ऑथराइज वन और मोर लीगल प्रैक्टिशनर्स और एनी फिट्स ऑफिसर्स टू प्रेजेंट हिज केस, है ना? किसी और को भी अपॉइंट कर सकता है, या तो खुद से कर सकता है, किसी और को भी कर सकता है। कहाँ नहीं हो सकता? कोर्ट में। कहाँ हो सकता है? याद रहेगा। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? साइबर अपीलेट ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल है इसलिए दोनों अपेयर हो सकते हैं। ठीक है, आगे देखना। नेक्स्ट, लिमिटेशन एक्ट। अब ये ना, ये वर्ड्स आपके लिए थोड़े से नए हैं, समझना जरा। ये सब आप एग्जीक्यूटिव में बहुत डिटेल में पढ़ोगे, अभी सिर्फ एक एक पॉइंट है ये ना। व्हाट इज लिमिटेशन एक्ट या लिमिटेशन पीरियड? अच्छा, जैसे आप एक सिंपल से एग्जांपल ऐसे लीजिए, मैंने सपोज आपसे 1 लाख रुपए लिए, ओके, और मैंने आपको बोला कि 1 महीने बाद वापस करूंगा। कितने लिए? कितने महीने बाद वापस करूंगा? 1 महीने बाद। 1 महीने बाद जब आप मेरे पास आए, मैंने 2-4 थप्पड़ मारे, आपको निकाल दिए, है ना? लड़कियों को थप्पड़ नहीं मारे, बट मैंने बोला हाथ जोड़ के कि मेरे पास पैसे नहीं वापस देने के लिए। हाँ, मैंने मना कर दिया। क्या करोगे? मारपीट की किसी ने बात की है तो तुम्हारा थोड़ा मेरा हाथ। हाँ, तो क्या स्यू? कहाँ पे? अच्छा, अब कोर्ट में स्यू करोगे, ठीक है। अब दूसरी एक सिचुएशन समझना। 1 लाख रुपए मैंने आपसे लिए, आप मेरे पास वापस आए मांगने, ड्यू डेट पर मैंने मना कर दिया, मेरे पास पैसे नहीं है। आपने बोला ठीक है, तेरी इच्छा हो तब दे देना, ओके। 5 साल हो गए। कितने हो गए? 5 साल। अभी मेरी इच्छा नहीं हुई देने की। 5 साल के बाद आप वापस आते कि भाई अब तो दे दे, 5 साल हो गए। मैंने बोला अब मैं दूंगा ही नहीं। क्या बोला? दूंगा ही नहीं। क्या करोगे? स्यू। कहाँ जाओगे?
अब कोर्ट केस नहीं लेगा आपका। क्यों? क्योंकि स्यू करने के लिए देर इज अ पीरियड प्रिस्क्राइब बाय लॉ। कितने टाइम पीरियड के अंदर स्यू करना है, वो टाइम पीरियड लॉ ने आपको बताया हुआ है कि अगर इतने टाइम पीरियड के अंदर केस फाइल किया तो ही केस वैलिड है, अदरवाइज कोर्ट वो केस एडमिट ही नहीं करेगा। समझ में आ रहा है? तो वो जो टाइम पीरियड कोर्ट ने बताया है कि कितने टाइम पीरियड में आपको लीगल एक्शन लेने का राइट है, उस टाइम पीरियड को हम लोग बोलते हैं लिमिटेशन पीरियड। क्या बोलते हैं? मतलब समझ में आ रहा है एवरीवन? केस क्लियर है अभी? तो फर्स्ट वाले केस में 1 महीने का मैंने टाइम मांगा आपसे, मैंने डिफॉल्ट कर दी, पैसा वापस नहीं दिया, आप सीयू कर सकते हो, कर सकते हो। ये ना जो अभी मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ ना, इसको रिकवरी सूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिकवरी सूट मतलब पैसा रिकवर करने का राइट इज अ रिकवरी सूट। सूट मीन्स अ लीगल केस। तो रिकवरी सूट में यूजुअली सिविल मैटर्स में टाइम पीरियड होता है 3 साल। कितना टाइम होता है? 3 साल। तो फर्स्ट वाले केस में आप 1 महीने के बाद ही चले गए कोर्ट में, तो अलाउड था, राइट? बिल्कुल सीयू कर सकते थे। सेकंड वाले केस में कितने साल के बाद गए? 5 साल के बाद। 3 साल ऑलरेडी लैप्स हो चुके हैं, तो आपका राइट खत्म हो जाता है। तो वो जो टाइम पीरियड है ना, कितने टाइम पीरियड में आप मेरे अगेंस्ट एक्शन ले सकते हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? लिमिटेशन पीरियड। क्या बोलते हैं? लिमिटेशन पीरियड। तो यहां पर ये लोग क्या बोल रहे हैं कि साइबर अपीलेट ट्रिब्यूनल के सामने भी लिमिटेशन पीरियड के मतलब लिमिटेशन एक्ट के प्रोविजंस अप्लाई होंगे। मतलब आप जब भी केस फाइल करते हो, कैट के ऑर्डर को चैलेंज करते हो आप हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में, तो आपको ये टाइम पीरियड ऑब्जर्व करना है कि कितने टाइम पीरियड में आप केस फाइल कर सकते हो। ठीक है? तो बस ये एक इम्प्लाइड पावर यहां पर दिया हुआ है कि क्या लिमिटेशन एक्ट ये अपील के लिए एप्लीकेबल है इन केस ऑफ कैट। द आंसर इज यस। यहां पर आपको टाइम पीरियड ऑब्जर्व करना है, उसके हिसाब से आप केस फाइल करोगे। समझ में आ रहा है? नए लोग कितने यार जो मुझे सेकंड टाइम थर्ड टाइम देख रहे हैं? सब लोग पहले से आ रहे हैं? क्योंकि मैं 4-5 चेहरे मुझे ऐसे दिख रहे हैं जिसको मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूं। नाइस। सब लोगों ने देखा है मुझे पहले, बहुत बढ़िया। ऐसे देखने जैसा कुछ नहीं है, बट ठीक है। किसने नहीं देखा? अरे यार शिट, मेरी पिचकारी रह गई नीचे यार। आई बॉट दैट। यस, नीचे रह गई। लेके आओ जरा, सेकंड फ्लोर वाली क्लास में रखी। ठीक है? हाँ, आई बॉट इट, वेरी इंपॉर्टेंट। चलो। हाँ हाँ, अरे उसकी धार इतनी जबरदस्त है ना कि वो पीछे बैठी हुई जो मैम है उनकी चोटी को भी ब्लास्ट कर सकती है। लास्ट में बैठी हुई ना वो बुद्धा के जुड्डे वाली मैम, चोटी को भी ब्लास्ट कर सकती हो। बड़ी पावरफुल पिचकारी है वो। तो हंस लो देख के तू है। आगे देखो नेक्स्ट, सिविल कोड नॉट टू हैव ज्यूरिसडिक्शन। इसका मतलब क्या है कि जहां जिस एक्ट में आपने ट्रिब्यूनल बनाया, क्या बनाया? साथ में बोलना, क्या बनाया? वहां पर आपको सिविल कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है ना? केस कहां फाइल करोगे? ट्रिब्यूनल के सामने फाइल करोगे। ठीक है? यहां पर यही बोला हुआ है, लिख लो यार प्लीज थोड़ा साइड में। जिस एक्ट में ट्रिब्यूनल है, जिस एक्ट में ट्रिब्यूनल है उस एक्ट में, उसमें थोड़ा दर्द है, उस एक्ट में यस केस सिविल कोर्ट के पास, केस सिविल कोर्ट के पास फाइल करने की जरूरत नहीं, सिविल कोर्ट के पास फाइल करने की जरूरत नहीं। कोई बात नहीं, वहां केस ट्रिब्यूनल के सामने फाइल करना है। रिकॉर्ड उसके पहले ही बता दूं मैं, तो ये एक पिचकारी है, एक विचित्र तरीके की पिचकारी जो आप यूजुअली सैलून्स में देखते हैं। इसको मैं अपने स्टूडेंट्स को जगाए रखने के लिए और एक्टिव रखने के लिए प्रयोग करता हूँ। अनफॉर्चुनेटली मैं कैमरे के ऊपर नहीं मार सकता हूँ, बट इन लोगों के ऊपर मारते हुए आप देख सकते हैं। एंजॉय। मस्त मजा आएगा गर्मी में। नहीं, अरे मैं सब चेक ए पूरे पैसे दिए साला। अम्मा लूज करना ना, बहुत
बहुत मजाक उड़ा रहा है साला तुमने। है है पैंट गीली करूंगा तेरी ऐसी जगह, लड़कियां हंसेगी जिस गली मोहल्ले से जाएगा साले। है और हाथ ऊपर कर, हाथ ऊपर कर, हाथ ऊपर कर, हाथ ऊपर कर जल्दी से फटाफट। साला क्लास में बैठे सुसु करता है पैंट में, शर्म नहीं आती तेरे को? है साले बहुत बहुत वीडियो ले रहे हो आप। हाँ नया औजार है अपना ये। वो जुड्डा ब्लास्ट करूँ क्या मैम का बोल? यहाँ से सीधे धार जाएगी मैम के जुड्डे पे, नहीं आएगी? ऐसे कैसे नहीं आएगी साला? मजाक समझ रखा है लाइफ को? है विकास बोरा को चैलेंज देखो, जुड्डा भी फोड़ दो आपका। आया क्या? आया ना? डोंट चैलेंज। देखो शॉर्ट बोलते हैं इसको। मजा आ गया क्या? बहुत बहुत मजा आ रहा तेरे को, बहुत मजा आ रहा तेरे को? है है ना जोरदार? हाँ आंसर दोगे ना? हाँ है ना? मैजिकल बंदूक। यस यू वांट मोर? पास कर आगे। चलो पढ़ाई करो। हाँ लिखो, क्या लिख रहे थे? भूल गए? ओह सिट। सो जहां पर आप केस ट्रिब्यूनल के सामने फाइल कर सकते हैं, वहां पर आपको सिविल कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है। केस कहां फाइल करोगे? ट्रिब्यूनल के सामने। आगे देखो नेक्स्ट, अपील टू हाई कोर्ट। अगर कैट के ऑर्डर को चैलेंज करना है तो किसके सामने जाओगे? हाई कोर्ट। कितना टाइम पीरियड? 60 डेज। हाई कोर्ट के ऑर्डर को भी चैलेंज करना है। डन। चलो आगे देखो यार, वेरी अनफॉर्चुनेटली आई फील रियली बैड फॉर यू। ये जितने हैवी वर्ड्स यहाँ पे यूज किए ना, इसके इतने एक्सट्रीम मीनिंग्स है ना। कंपाउंडिंग, इट टेक्स मी अबाउट 1.5 hours टू एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द वर्ड कंपाउंडिंग। आपको एक लाइन में देख के खत्म कर रहे हैं, इंसल्ट कर रहे हैं वो लोग, बट सिर्फ मतलब समझना, ठीक है? अगर समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं तो प्रोविजन ध्यान में रख लेना, मीनिंग पे मत जाना, बिकॉज फाउंडेशन में सिर्फ इंट्रोडक्शन है, ठीक है? मतलब ये बिल्कुल एक्सट्रीम लेवल पर नहीं है, बट इनके मीनिंग्स बहुत इन डेप्थ में है। अच्छा अब सुनना, कंपाउंडिंग का मतलब क्या होता है? कंपाउंडिंग मीन्स क्लबिंग। क्या होता है? क्लबिंग। ऑफेंसेस ऑफ सेम नेचर कैन बी क्लब्ड। ऑफेंसेस ऑफ सेम नेचर कैन बी क्लब्ड। इसका मतलब क्या है? अब एक सिंपल सा एग्जांपल लेना। जैसे मैंने आपको एक सेल ऑफ गुजरात का टेस्ट दिया, आपने नहीं दिया, डिफॉल्ट है। सेल ऑफ गुजरात का मैंने दूसरा टेस्ट दिया, आपने वो भी नहीं दिया, डिफॉल्ट है। मैंने तीसरा टेस्ट दिया आपको, आपने वो भी नहीं दिया, डिफॉल्ट है। यस। अब यहाँ पर ऑफेंस का नेचर जो है ना, वो रेपिटेटिव है। रेपिटेटिव मतलब सेम गलती आपने 3 बार की है ना? ये सिंपल से एग्जाम्पल। अब मान लो सेल ऑफ गुड्स का एक टेस्ट ना देने का फाइन है 50,000 रुपये। कितना? एग्जाम्पल के लिए समझा, एग्जाम्पल के लिए कितना फाइन है? 50,000 रुपये, राइट? 3 बार टेस्ट नहीं दिया। आपको पता ही नहीं था कि टेस्ट देना मैंडेटरी है। आपको पता ही नहीं था कि अगर टेस्ट नहीं दिया तो उसके लिए 50,000 रुपये का फाइन है। तो आपने पहली बार नहीं दिया, फाइन। सेकेंड टाइम नहीं दिया, फाइन। थर्ड टाइम नहीं दिया, फाइन। समझ में आ रहा है? तो आपने क्या किया? आप मेरे पास आए, आपने बोला कि साहब मेरा जो डिफॉल्ट का नेचर है ना वो सेम है, मुझे पता ही नहीं था कि टेस्ट ना देने पर 50,000 रुपये का जुर्माना है, 50,000 रुपये का फाइन है, राइट? तो आप क्या करो? मैं पनिशमेंट लेने के लिए तैयार हूं, आप जो पनिशमेंट दोगे ना मैं मानूंगा, लेकिन क्योंकि मेरा नेचर ऑफ डिफॉल्ट सेम है, मैंने अलग अलग तरीके की गलतियां नहीं की है, आप मेरे ऑफेंस को क्लब कर दो। क्या कर दो? क्लब। तो आप मुझसे 1.5 लाख रुपए मत मांगो। क्यों? क्योंकि अगर मुझे पता होता तो मैं फर्स्ट टेस्ट ही दे देता ना, मैं वेट नहीं करता 1.5 लाख रुपए इकट्ठा होने का। तो क्योंकि मुझे पता ही नहीं था, इसलिए आप मेरा ऑफेंस क्लब कर दो और मुझे लमसम अमाउंट बता दो कि मुझे टोटल पेनल्टी कितनी पे करनी है अगेंस्ट 1.5 लाख रुपीज। समझ में आ रहा है? कोर्ट के सामने गए, कोर्ट ने बोला 1.5 लाख मत दो, आप 1.5 लाख की जगह टोटल 60,000 रुपए दो और इसमें आपके तीनों ऑफेंसेस की पेनल्टी खत्म हो गई। इसको बोलते हैं कंपाउंडिंग। क्या बोलते हैं? कंपाउंडिंग मतलब आपने ऑफेंस के नेचर को क्लब कर दिया। क्यों? क्योंकि जो नेचर था ऑफेंस का वो सेम था, ठीक है? अच्छा अब डोंट अप्लाई दिस टू क्रिमिनल केसेस। एक मर्डर किया, 7 साल की सजा,
2 मर्डर किए तो भी 7 साल की सजा, 56 मर्डर किए तो भी 7 साल की सजा। ये मत बोलना कि एक को मारा 56 को मारा, बात तो बराबर है ना, मारा ही तो है, उसमें क्या। तो ये क्रिमिनल केस में मत अप्लाई करना, वहां के रूल्स बिल्कुल अलग है। अगर ये इस तरीके 56 मर्डर किए तो फिर वो फांसी है ना। तो वो क्रिमिनल केसेस को नहीं अप्लाई, कहां अप्लाई होता है? सिविल मैटर्स। और सिविल मैटर्स भी वो वाले हैं जहां पर पनिशमेंट सिर्फ और सिर्फ किस तरीके से, फाइन से है। जहां पर पनिशमेंट इंप्रिजनमेंट के टर्म्स में, वहां पर कंपाउंडिंग नहीं होती है कि एक बार डिफॉल्ट की 1 साल की सजा, 2 बार डिफॉल्ट की 2 बार की सजा, 3 बार डिफॉल्ट की 3 साल की सजा। आप वो जज के पास बोले साहब 3 साल बहुत ज्यादा होते हैं, काम करो 6 महीने में सब रफा दफा कर दो। यहां कंपाउंडिंग नहीं होगी। कंपाउंडिंग कहां होती है? हाँ, जहां पर ऑफेंस का नेचर और पनिशमेंट किस फॉर्म में है, फाइन के फॉर्म में, वहां पर कंपाउंडिंग पॉसिबल है। समझ में आ रहा है? अच्छा, यहां पे अब ये समझ, कंपाउंडिंग मींस क्लबिंग। यार वर्ड्स के मतलब अगर आपको नहीं पता हो या नहीं ध्यान रहते हो ना तो प्लीज लिख लेना। कॉन्ट्रवेंशन मींस अ डिफॉल्ट, मतलब कोई प्रोविजन ब्रीच करना इज व्हाट यू मीन बाय कॉन्ट्रवेंशन। ब्रीच में डिफॉल्ट। डन। चलो पढ़ना एक बार साथ में। एनी कॉन्ट्रवेंशन मीन्स एनी ब्रीच में ईदर बिफोर और आफ्टर द इंस्टीट्यूशन, इंस्टीट्यूशन मतलब आपने अप्लाई किया है, ऑफ एडजुडिकेशन। एडजुडिकेशन मीन्स टू आइडेंटिफाई, है ना। जिस वर्ड का मीनिंग ना पता हो, ना ध्यान रहे, प्लीज लिख लेना। इंस्टीट्यूशन यू अप्लाइड, एडजुडिकेशन आइडेंटिफाई करती है, मतलब जब कोर्ट आइडेंटिफाई करती है। ऑफ एडजुडिकेशन प्रोसीडिंग्स बी कंपाउंडेड बाय द कंट्रोलर। तो सबसे पहले कंपाउंड करने के पावर्स किसके पास है? कंट्रोलर। और सच अदर ऑफिसर एज मे बी स्पेशली ऑथराइज्ड बाय हिम, या तो कंट्रोलर कर सकता है, फिर कंट्रोलर ने किसी और को ऑथराइज किया तो वो भी ये कंपाउंडिंग कर सकता है। अच्छा, सेकंड देखना उसके बाद, नथिंग शैल अप्लाई टू अ पर्सन हु कमिट्स द सेम और सिमिलर कॉन्ट्रवेंशन विद इन अ पीरियड ऑफ 3 years फ्रॉम द डेट ऑन विच द फर्स्ट कॉन्ट्रवेंशन कमिटेड बाय हिम वाज कंपाउंडेड। मतलब एक बार उसका ऑफेंस कंपाउंड हो गया तो 3 साल तक वापस से कंपाउंडिंग नहीं होगी, अगर डिफॉल्ट सेम है तो। कोई नई गलती की हो सकता है उसके लिए कंपाउंडिंग मिल जाए, लेकिन सेम मिस्टेक है जहां पर आप ऑलरेडी एक बार कंपाउंड कर चुके हो। मतलब इन शॉर्ट इनका क्या बोलने का पर्पस है, एक बार अगर कंपाउंड हुआ और सेम नेचर ऑफ डिफॉल्ट अगर आपने वापस किया कितने सालों में, 3 साल के अंदर, वो कंपाउंड नहीं होगा फिर से। ठीक है, मतलब एक बार कंपाउंडिंग, फिर सेकेंड टाइम कंपाउंडिंग कितने साल के बाद होगी? 3 साल के बाद ही होगी। क्लियर है सबको? हाँ, तो सबसे पहली चीज क्या ध्यान रखना, कौन कंपाउंड कर सकता है? कंट्रोलर और ऑफिसर अपॉइंटेड बाय द कंट्रोलर। अच्छा, कितने गैप के बाद वापस से रिकंपाउंडिंग हो सकती है? 3 years के बाद। क्लियर है सबको? ये आगे देखना, वेर एनी कॉन्ट्रवेंशन हैज बीन, साइबर लॉस बहुत रैंडम बैठे हुए, लेक्चर के बाद ले लियो। हाँ, वेर एनी कॉन्ट्रवेंशन हैज बीन कंपाउंडेड नो प्रोसीडिंग ऑफ फर्दर प्रोसीडिंग शैल बी टेकन अगेंस्ट द पर्सन गिल्टी ऑफ सच कॉन्ट्रवेंशन। मतलब एक बार अगर उसको सजा दे दी, वापस से सजा मत दो, है ना। अच्छा, जैसे अब कोर्ट में भी जाते थे, कोर्ट ने बोला कि 3 साल की सजा है तेरे को, 3 साल की इंप्रिजनमेंट है। जैसे ही जेल से बाहर आया फिर पकड़ के धोया पुलिस ने, 2-3 दिन रिमांड पे लिया, फिर से जेल में बंद कर दिया, फिर से तू 3 साल जेल में रह। क्यों? हो गई ना मेरी सजा एक बार। नहीं, हमको लगता है तू बाहर जाके फिर से वापस मर्डर करेगा, और 3 साल रहे। कर सकते हो क्या? नहीं। तो फॉर द सेम ऑफेंस, फॉर द सेम डिफॉल्ट, कैन अ पर्सन बी पनिश्ड ट्वाइस। तो यहां पर भी सेम चीज बोल रहे हैं कि एक बार अगर कंपाउंडिंग हो गई तो उसके लिए वापस उसको पनिशमेंट करो। जैसे अभी हम लोग पढ़े ना, 1, 2, 3 डिफॉल्ट्स थी और टोटल फाइन कितना हो गया था? 1.5 लाख रुपीज, राइट। कोर्ट ने कितना बोला आपको, कितना पे करना था? 60,000 रुपीज। अब ये पूरा खत्म हो गया, ये जीरो डाउन हो गया। आप ये वापस ही नहीं बोल सकते हो कि टोटल तो 1.5 लाख हुआ था ना, तूने 60,000 रुपए दिया, अब 90,000 रुपए और दे मेरे को। अब नहीं बोल सकते, खत्म हो गया। मतलब एक बार जो ऑफेंस कंपाउंड हो चुका है उसके लिए वापस से आप पनिश नहीं कर सकते हो। याद रहेगा सबको? चलो आगे। हाँ जी सर। यार एस्टैब्लिश कैसे करोगे? और मेरे को तो एक ही बात बताना, देख तेरे जब भी ये इस तरह के क्वेश्चन आते, तेरे हर बार यही क्वेश्चन रहता है, बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर रहेगा, है ना। अच्छा, मुझे एक बात बताना, आप कोर्ट के सामने आपने कोई ऑफेंस किया है, जब कोर्ट में जा रहे हो ना, तो कोर्ट में जाने का मतलब ये होता है कि आप उसको इसको डिफेंड कर रहे हो। तो मैं कोर्ट, अच्छा अगर मैंने पुलिस वाले के सामने एक्सेप्ट कर लिया होता कि हाँ मैंने क्राइम किया है, तो कोर्ट की नौबत आती क्या? नहीं। तो ये कब आ रही है नौबत? जब आप उस चीज को डिफेंड कर रहे हो। तो जब डिफेंड ही करना है तो कोर्ट में जाके मैं एक्सेप्ट करूंगा क्या कि मैंने ये डिफॉल्ट किया? तो बात ही खत्म हो जाती है। क्लियर है सबको? शॉर्ट में लिख लोगे?
कंपाउंडिंग कैन बी डन ओनली बाय कंट्रोलर और any officer appointed can be done by controller or any officer appointed by controller. Second, once compounding is done, no further compounding for 3 years. No further compounding for 3 years. Third, once compounded, person cannot be punished. For the same offense again. Cannot be punished for the same offense again. ना बघा पुढे रिकवरी ऑफ पेनल्टी. अच्छा, अब जैसे अभी अपने एग्जाम्पल में कितनी 60,000 रुपये की पेनल्टी लगी, उसने मना कर दिया, हाथों पर कर दिया, सब पैसा ही नहीं देने को. क्या करेगी कोर्ट? मारेगी. जब तक तेरी धुलाई नहीं होगी 60,000 रुपये बराबर, तब तक छोड़ेंगे नहीं हम तेरे को. रिकवर करना है तो रिकवर कैसे करोगे? आप उसके एस्टेट से रिकवर कर सकते हो, उसकी प्रॉपर्टी से रिकवर करते हो. जैसे कि आपने उसको कोई डेट दिया था और आप वैसे रिकवर करें, मतलब जो नॉर्मली रिकवरी होती है वैसे आप लीगली ये अमाउंट भी रिकवर कर सकते हो. फाइन पेनल्टी का अमाउंट आपके पास रिकवर करने का राइट है ना. यहाँ पर भी सेम चीज़ दी हुई है. देखो, एनी पेनल्टी इफ नॉट पेड शैल बी रिकवर्ड एज एन अरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू एंड लाइसेंस ऑफ द डीएससी. मतलब जब तक पैसा नहीं मिला तब तक आपकी डीएससी सस्पेंड हो जाती है. और नॉर्मली जैसे आप कोई प्रॉपर्टी के अगेंस्ट पैसा रिकवर, मतलब आप उसके किसी भी एस्टेट से कुछ भी प्रॉपर्टी बेचो और आप फाइन का पैसा रिकवर कर सकते हो अगर वो डिफॉल्ट कर दे तो. राइट, अगर पैसा नहीं दे रहा तो आप उसकी प्रॉपर्टी बेच के पैसा रिकवर कर सकते हो. बस यहाँ पे यही है. कॉन्फिस्केशन, व्हाट डू मीन बाय द वर्ड कॉन्फिस्केशन? फॉरफिट. मतलब क्या करते हैं, आप कोई चीज़ अपनी कस्टडी में ले लेते हैं. राइट. अच्छा, जहाँ पर कोर्ट को ऐसा लगता है या इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को ऐसा लगता है, एडजुडिकेटिंग ऑफिसर को ऐसा लगता है कि जो पार्टी है विच इज़ इन डिफॉल्ट, राइट, वो किसी भी सिक्योरिटी सिस्टम को ऑल्टर कर सकती है, चेंज कर सकती है. मूवीज़ में देखते हो ना कि वो कंप्यूटर में कोई फाइल सेव्ड है और वो किसी के घर पे, अक्यूज्ड के घर पे रखी हुई है, फिर रात को कोई आता है और वो फाइल डिलीट कर देता है. तो जहाँ आपको ऐसा शक है कि कोई उस डॉक्यूमेंट में या हार्ड ड्राइव में या सिस्टम में या कंप्यूटर में किसी भी तरीके का कोई चेंज कर देगा, ऑल्ट्रेशन कर देगा, तो आप उसे कॉन्फिस्केट कर सकते हैं. कॉन्फिस्केट कर सकते हैं मतलब आप उसे अपने पास रख सकते हैं सो दैट उसमें कोई मटेरियल ऑल्ट्रेशन ना हो. उस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए आप उसे अपनी कस्टडी में रख सकते हैं. है ना समझ में? सो कॉन्फिस्केशन मतलब यही होता है कि जो भी सब्जेक्ट है उसे आपने अपनी कस्टडी में ले लिया. एक बार रीड करना. कॉन्फिस्केशन ऑफ कंप्यूटर्स एंड एक्सेसरीज प्रोवाइड्स फॉर confiscation of any computer, computer system, floppies, compact discs, tape drives, or any other accessories related thereto for which the contravention has happened. है ना, मतलब आप उसे अपनी कस्टडी में रख सकते हो. है ना, भूल जाओ तो प्लीज लिख लो एकदम शॉर्ट में वहाँ पर. कॉन्फिस्केट करना मतलब, हाँ, कॉन्फिस्केट करना मतलब, हाँ मैं थोड़ा हिंदी में लिखवा देता हूँ, कोई याद रहेगा. हाँ, मतलब वो कंप्यूटर या हार्ड ड्राइव अपनी कस्टडी में ले लेना सो दैट उसमें कोई मटेरियल ऑल्ट्रेशन ना हो. डन. चलो आगे देखना. पावर टू इन्वेस्टिगेट ऑफेंसेस. अगर ये बोल रहे हैं कि कोई क्राइम है, किसी तरीके का साइबर क्राइम हो रहा है, तो कौन इंस्पेक्शन कर सकता है? जैसे अ पुलिस ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ इंस्पेक्टर. है ना,
तो हवलदार को मत भेजना, किसको भेजोगे? कम से कम इंस्पेक्टर लेवल का होना चाहिए, तभी वो यहाँ पे इंस्पेक्शन कर सकता है ना? आगे नेक्स्ट देखो, इम्यूनिटी टू नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर्स इन सर्टेन केसेस। इम्यूनिटी मतलब रिलीफ। इम्यूनिटी मतलब क्या होता है? रिलीफ। कि आप किसी को रिलीफ दे सकते हैं क्या? चेक करना जरा। एक्ट immunizes the network service providers, that is an intermediary, from liability under this act, rules or regulations made thereunder for any third party information, data or communication link made available or hosted by him। अच्छा, अभी जैसे कहाँ आपने पढ़ा होगा, फेसबुक, आई थिंक एक बहुत सही एग्जाम्पल। अभी बहुत रिसेंटली अगर आपने सुना हो ना फेसबुक के बारे में, सो डेटा वाज हैक्ड, फिर इनके प्रिवेसी के जो मतलब इन्फॉर्मेशन होती है उसको लेके बहुत सारे क्वेश्चंस चल रहे हैं ग्लोबली। आप देखोगे सिर्फ इंडिया में ही नहीं, मतलब ग्लोबल लेवल पे सब इश्यूज चल रहे हैं। क्या होता है, कैसे होता है, चीज़ें समझना। जैसे आप कितने लोगों ने एक्सपीरियंस, हाउ मेनी ऑफ यू आर फेसबुक यूजर्स हियर? 50-60%। बाकी सब इंस्टा लवर्स? हाउ मेनी ऑफ देयर इन इंस्टाग्राम एंड क्या स्नैपचैट? आई थिंक सब जगह की सेम कहानी है अभी। ट्विटर, क्या करते हो ट्विटर पे तुम लोग? हैं मतलब फॉलो करते हो क्या? शेयर तो क्या करोगे अभी आप? फॉलो करते हो बस, ओके। अच्छा, टिकटॉक टिकटॉक अलग अलग। कौन है भाई टिकटॉक लवर इधर? तू करता है? वो घूमर घूमर घूमे रहे। चलो, हाँ जी। सो क्या बात कर रहे थे हम लोग? अब जैसे जो फेसबुक यूजर्स है ना, प्रॉब्ली आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा कि आपने फॉर एग्जांपल कोई किसी आपके फ्रेंड का नंबर आपने आपके फ़ोन में सेव किया, और जब आप नंबर सेव करते हैं ना और आप नेक्स्ट डे आपका फेसबुक ओपन करोगे, इवनिंग में आप फेसबुक ओपन करोगे, तो वो सजेस्टेड फ्रेंड्स जो होते हैं उसमें नाम आ जाता है ना, कहीं ना कहीं। तो फर्स्ट टाइम मुझे ऑनेस्टली जब पहली बार हुआ ना, मेरे को समझा ही नहीं। मेरे को यार फेसबुक बड़ा चमत्कारी, उनको पता नहीं कैसे समझ में आ जाता है कि नया दोस्त बना मेरा और वहाँ पे बता रहा है। इट इज़ नथिंग बट एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उनका। और वो क्यों होता है? क्योंकि जब आपने ऐप डाउनलोड किया होगा ना, तो वो आपसे परमिशन मांगता है, योर लोकेशन, देन योर गैलरी, फोटोज, मीडिया, एवरीथिंग, राइट? और अपन लोग बिना सोचे समझे, बिना शर्माए डिनाई कभी नहीं करते, अलाउ 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 करते हैं। क्योंकि अगर आपने डिनाई किया तो फेसबुक आपको बहुत सारी चीज़ों के लिए रिस्ट्रिक्ट कर देता है ना। तो अपने पास कोई ऑप्शन नहीं होता, बट वी आर एट देयर मर्सी, और हम लोग नेक्स्ट 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 कर। सो जब वो आपसे परमिशन मांगता है ना, तो उसमें एक चीज़ परमिशन ये मांगता है, दे ऑल्सो हैव एक्सेस टू योर कॉन्टैक्ट्स। तो जितने कॉन्टैक्ट्स आपके फ़ोन में है, वो सारा का सारा डेटाबेस आज फेसबुक के पास भी है। अच्छा, आज फेसबुक को आप वैल्यूएशन की बात करते हो तो सम नंबर्स यू कांट इवन इमेजिन। दे विल टॉक ऑफ 7 ट्रिलियन एंड 10 ट्रिलियन एंड 20 ट्रिलियन, उस तरीके के वैल्यूएशन की बात है। ट्रिलियन इज $1 lakh, 1 lakh crore, सॉरी, नॉट $1 lakh, 1 lakh crore। सो 1 ट्रिलियन इज 1 lakh crore। तो अगर मैं बोलूँ फेसबुक का वैल्यूएशन इज 20 ट्रिलियन, सो दैट इज लाइक 20 lakh crores। सो ये इस तरीके के नंबर्स है। अच्छा, एक ऐप ही है, एक एप्लीकेशन है ना फेसबुक, जो आप बेसिकली थ्रू इंटरनेट यूज़ करते हो, एंड उनका एक मास्टर सर्वर होगा जिसमें सारा का सारा डेटा स्टोर्ड है। तो ये आप 20 लाख करोड़ की बात करते हो, राइट? 20 लाख करोड़ मतलब 2 फॉलोड बाय 7 and 6, 13 zeros, राइट? दैट इज द वैल्यूएशन ऑफ फ्लिपकार्ट, सॉरी, फेसबुक टुडे। क्यों इतना वैल्यूएशन है? वैल्यूएशन की बात कर रहा हूँ, बिजनेस मॉडल नहीं। बिजनेस मॉडल तो खैर अलग ही है, वो अपन लोग बात करेंगे उसके बारे में कभी। वैल्यूएशन क्यों है? सिर्फ एक ही रीज़न है, डेटाबेस। गूगल क्यों है? एक तो उनका ऑफकोर्स जो सर्वर है, एआई इतना स्ट्रॉन्ग है, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। बट जो मेन वैल्यूएशंस होते हैं ना, जितनी भी ई कॉमर्स कंपनीज है, आईटी कंपनीज हैं, इन सबका, इनका सबसे बड़ा फैक्टर होता है वैल्यूएशन का डेटाबेस। कि इतने सारे यूज़र्स हैं, इनके एक्टिव यूज़र्स हैं जो ऑनलाइन ऑफलाइन फेसबुक से कनेक्टेड हैं। तो आज अगर किसी चीज़ की सच में सबसे ज़्यादा वैल्यू है दुनिया में ना, तो डेटाबेस की। और फेसबुक में क्या हुआ, वही प्रॉब्लम हुआ कि इनका डेटाबेस वाज यूज्ड बाय अ लॉट ऑफ कॉर्पोरेट्स एंड कंपनीज। अच्छा, जैसे आप ये भी आपने एक्सपीरियंस किया होगा इंस्टा पे पर्टिकुलरली। से फॉर एग्जांपल आपने कोई प्रोडक्ट
फ्लिपकार्ट पर या अमेजोन पर आपने सर्च किया, तो जो प्रोडक्ट आप सर्च करते हो उधर वो आपको सजेस्टेड में इंस्टा पर दिखाता है, फेसबुक पर दिखाता है, राइट? अब ये कोई जादू नहीं है, दिस इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. AI इज व्हेन यू थिंक बियॉन्ड व्हाट अ ह्यूमन कैन थिंक इज AI. वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है. तो ये भी यही काम कर रहे हैं. तो अब वो क्या हुआ कि वो जो डेटाबेस था फेसबुक का, वो बहुत सारे यूजर्स ने अपने बिजनेस के बेनिफिट्स के लिए यूज़ किया. और वो जो 2 साल पहले इशू हुआ था कि इंडिया में लास्ट टाइम जब बीजेपी का इलेक्टोरल एजेंडा आया, तो बीजेपी ने भी ये पूरा का पूरा डेटा खरीदा था फेसबुक से, सो दैट ये उन लोगों के पेजेस पर हिट कर पाए जो उनको लग रहा था कि उनके बहुत एक्टिव वोटर्स हैं, जो पॉलिटिकल न्यूज़ के बारे में पढ़ते हैं, सर्च करते हैं. और ये सब सिस्टम के थ्रू होता है, आपको मैन्युअली कुछ नहीं करना पड़ता. वो सिस्टम आपको पूरा बता देता है. जैसे आप जब भी पेज प्रमोट करते हैं, बूस्ट करते हैं, तो हम लोग जब पेज बूस्ट करते हैं क्लास के नाम पे, तो सिर्फ वही स्टूडेंट्स को दिखता है जो हम लोग चाहते हैं. अब ये अपनी क्लास का पोस्ट किसी 60 साल 70 साल वाले के फेसबुक पेज पे नहीं आएगा. वो किस पर आएगा? जो बिल्कुल स्पेसिफिक स्टूडेंट ऑडियंस है. जब आप अपनी प्रोफाइल बनाते हो, आप लिखते हो यूनिवर्सिटी पुणे डूइंग BCom, ये वो 11th में हो, 12th में हो, फर्स्ट ईयर में हो, तो वो क्या करता है, एग्जैक्ट वो डेटा खींचता है कि कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं, हमको बताता है इतने एक्टिव यूजर्स हैं. अगर आप इतने लोगों के पेजेस पर पहुंचना चाहते हो, दिस इज द कॉस्ट विच यू टू पे. आप वो खरीद लेते हो. और इस तरीके से फेसबुक का बिजनेस मॉडल चलता है, राइट? मतलब जो उनका रेवेन्यू मॉडल है. दूसरा एडवर्टीजमेंट ऑफकोर्स जो है. तो अब यहां पर ये लोग क्या बोल रहे हैं कि डिफॉल्ट किसी सर्विस प्रोवाइडर ने नहीं की है, राइट? जो आपने हैक किया उसके लिए जो सिस्टम सॉफ्टवेयर यूज किए, तो मैं सॉफ्टवेयर वाले को नहीं पकड़ूंगा, मैं किसको पकड़ूंगा? जिसने डिफॉल्ट किया. तो इम्यूनिटी हम लोग किसकी बात करें? जो बीच में इंटरमीडिएट है ना, जो 2 पार्टीज को कनेक्ट करता है, वो कोर्ट से या ट्रिब्यूनल से रिलीफ मांग सकता है कि भाई इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, गलती जिसने डिफॉल्ट की उसकी गलती है. और दूसरा, अच्छा अब जैसे मान लो, आप इसको ऐसे समझ लो, आप बंदूक बनाते हो, लाइसेंस्ड बंदूक बनाने का लाइसेंस है आपके पास, किसी ने आपसे गन खरीदी और एक का जाके मर्डर कर दिया, तो जिसने मर्डर किया उसको पकड़ोगे कि जिसने बंदूक बनाई उसको पकड़ोगे? तूने बंदूक ही क्यों बनाई, उसको पकड़ोगे क्या? नहीं. तो यहां पर भी सेम चीज बोल रहे हैं कि मेरे को जिसने बंदूक बनाई उसको नहीं पकड़ना है, मेरे को किसको पकड़ना है? जिसने उस बंदूक का गलत यूज किया उसको आपको पकड़ना है ना? तो इम्यूनिटी कौन यहां पर मांग सकता है? जो इंटरमीडिएरी है, सर्विस प्रोवाइडर है, ही कैन सीक रिलीफ फ्रॉम द कोर्ट और ट्रिब्यूनल, राइट? उसको रिलीफ मिल सकता है. बस इसमें इतना ही ध्यान रखना, बाकी बिल्कुल दिमाग मत लगाना. इम्यूनिटी वर्ड का मतलब समझ में आ रहा है ना? तो जो डिफॉल्टिंग पार्टी है उसको आप पनिश करो, जो इंटरमीडिएरी है उसको पनिश नहीं करना है. और अगर उसको भी आपने पार्टी बनाया है तो वो कोर्ट से रिलीफ मांग सकता है कि साहब मेरा कोई लेन देन नहीं है, मैं तो सिर्फ एक नेटवर्क प्रोवाइडर हूं, बाकी मेरा कोई कनेक्शन ही नहीं इस चीज से, राइट? आगे देखना, पावर्स ऑफ पुलिस ऑफिसर एंड अदर ऑफिसर्स टू एंटर, सर्च एक्सेट्रा. अच्छा, ये वारंट वगैरह पढ़ा है आप लोगों ने, है ना? कि जैसे कुछ ऑफेंसेस होते हैं कॉग्निजेबल होते हैं, कुछ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं. मतलब अगर आपका क्राइम एस्टैब्लिश्ड है तो पुलिस बिना वारंट के भी आपको अरेस्ट कर सकती है. अच्छा, कुछ ऐसे केसेस आपने देखे होंगे कि जब आप किसी अक्यूज्ड को अरेस्ट करने जाते हो तो वो पहले बोलता है कि वारंट दिखाओ, और ये पुलिस वाला बोलता है कि मेरे पास वारंट नहीं है. फिर वो बोलता है कि अब तुम मेरे को अरेस्ट नहीं कर सकते हो, तो बोलता है कि मैं मेरे एडवोकेट से बात करूंगा. तो पुलिस वाले को गुस्सा आ जाता है, धोता पीटता है उसको, बोले एडवोकेट को पुलिस थाने बुला तू, और वो उसको अंदर ले जाता है, जेल में बंद कर. फिर उसका एडवोकेट आता है, एकदम टशन में आता है, बॉन्ड पेपर बेल पेपर लेके आता है कि ये मेरा क्लाइंट है, इसको बदतमीजी से पकड़ा है. फिर उसका कमिश्नर वो बॉस आता है, फिर वो उसके जूनियर को चिल्लाता है कि बिना अथॉरिटी के हमने क्यों अरेस्ट कर लिया. इमेजिन कर पा रहे हो ना जो मैं बोल रहा हूँ, है ना? बहुत सारे क्राइम सीन्स बहुत सारी मूवीज में देखा होगा आपने. सिंघम में भी ऐसे ही कुछ है, याद नहीं इतना डिस्टिंक्टली है. अच्छा, ओके, हाँ, अगर आपने देखा है तो आई एम श्योर रहेगा. तो अब ये यहां पर की क्या बात करें कि कौन से केसेस में पुलिस ऑफिसर के पास अथॉरिटी है कि वो सर्च वारंट इशू कर सकता है. सर्च वारंट मतलब आप घर जाके वो देखते हो ना, वो बेडशीट निकाल के और सब गद्दियां खोड़ फोड़ देते हैं और वो कुछ एविडेंस ढूंढने की कोशिश करते हैं. तो विथ वारंट, विदाउट वारंट, ऐसे कौन से केसेस हैं? मतलब डाउट के केस में आप क्या कर सकते हो, वो सब यहां पर दिया हुआ है. ठीक है, चेक करना. एक्ट प्रोवाइड्स दैट एनी पुलिस ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ एन इंस्पेक्टर और एनी अदर ऑफिसर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट authorized may enter any public place and search and arrest without warrant any person found therein who is reasonably suspected or having committed or of committing or being about to commit any offense under this act. Past, present, future. पहले उसने ऐसा कोई क्राइम किया है, अभी करने ही जा रहा है और आपने उसको अरेस्ट कर लिया, या फ्यूचर में आपको डाउट है कि करेगा. तीनों केसेस में पुलिस ऑफिसर अरेस्ट कर सकता है ना? मतलब उसके पास अथॉरिटी. अच्छा, बस एक ही वर्ड यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, एंटर एनी
public place. What do you mean by public place? Which is generally available to for anyone to access, right? वो public. आपका घर public place है? कोई भी आता जाता है उधर? नहीं. तो public मतलब कोई रेस्टोरेंट हो गया, that's a public. कोई गार्डन हो गया, कोई पार्क हो गया, ऐसा public place. कोई थिएटर हो गया, ऐसा public place. तो वहाँ से आप अरेस्ट कर सकते हो, है ना? हाँ, ये देखना पड़ना जरा. ये नीचे नेक्स्ट पैराग्राफ में वही सब डिफाइन किया हुआ है. The provisions authorized to carry out search and arrest only in public place includes any public conveyance, hotel, shop, blah 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 blah. मतलब something which is generally available for you. Malls, public place होती है ना? तो ये ऐसे किसी भी जगह से आप अरेस्ट कर सकते हो. अच्छा, आगे देखो नेक्स्ट. Under this provision, the central government has got the power to authorize any officer other than the police officer to carry out search and arrest. If a person is arrested by such other officers, the arrested person has to be produced before the magistrate having jurisdiction without unnecessarily delay. मतलब क्या है? अच्छा, अब जैसे रिमांड का आपने पढ़ा होगा, डिग्रीज पढ़ा है पुलिस वालों की, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री ना. वो डिग्री मतलब टॉर्चर, किस लेवल का टॉर्चर अलाउड है. तो अब वो डिपेंड करता है किस तरीके का क्राइम है, उसके हिसाब से वो अलग अलग डिग्रीज दी हुई है. महाराष्ट्र में जैसे देखना आप, चोरी वाले केसेस, फिर रेप वाले केसेस, दूसरा आपके टू एन एक्सटेंट मर्डर वाले केसेस. खैर मर्डर वर्डर बहुत एक्सट्रीम सिचुएशन हो गई, लेकिन ये चोरी वाले केसेस, रेप वाले केसेस, पुलिस महाराष्ट्र मतलब हालत ख़राब कर देती है. विमेन वाले जो भी केसेस रहते हैं ना, इतनी धुलाई. मर्डर में एक बार कम पड़ेगी आपको, लेकिन ये लेडीज़ वाला कोई क्राइम हुआ ना, बाप रे, ऐसी हालत करते ना, धुनाई चुटाई करके बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं. वो अपने क्लास में 3-4 साल पहले, यहाँ पे नहीं, जब प्रेस्टीज पॉइंट में था मैं, तो मतलब ऐसे 2 बिल्डिंग्स थी आमने सामने. अभी जैसे यहाँ पे अपनी लाइब्रेरी है ना, तो यहाँ पे ऑफिस था और सामने पूरी कमर्शियल बिल्डिंग है, प्रेस्टीज पॉइंट सबकी क्लास. तो मेरी क्लास 3rd फ्लोर पे थी और अपने जहाँ ऑफिस है, ऑफिस के ऊपर एक छोटी सी क्लास थी. तो वहाँ पे क्लास चल रही थी सर की और नीचे ऑफिस था. तो 2 लड़के आए, कोई स्टूडेंट्स ही थे एक्चुअली में, एक वर्किंग था, एक स्टूडेंट था, ऐसा था. और वो सीधे क्लास में आ गया, चलती क्लास में. तो सर ने पूछा कौन है तू? तो वो गया, पीछे क्लास में एक स्टूडेंट बैठी हुई थी, उसको कुछ तो बोला, इसलिए तू बाहर आके मिल मेरे को. चलती क्लास में. हाँ, तो सर का एकदम फ़ोन आया मेरे को इमीडिएट कि सर ये कुछ ऐसा चला. तो वो बंदा आया ऊपर बुलाने के लिए कि सर कुछ तो हो गया नीचे. मैं नीचे गया, तब तक तो वो दोनों चले गए थे ऑफिस से. तो मैंने पूछा, मतलब कौन है, एक बार दिखा ज़रा. तो कैमरे लगे हुए थे, तो उसमें उसका फ़ोटो वोटो दिख गया. तो मैंने ऑफिस वाले को बोला, मैं देख ले इधर कहीं कुछ मिलता तो अभी इमीडिएटली बुलवा के और थोड़ा दिमाग ठीक करवा देते हैं. तो उधर के वो खड़क पुलिस चौकी लगती है, तो वो क्राइम वाले हमारे अच्छे पहचान के, उनकी बेटी अपनी क्लास में ही थी उस वक्त, वो PSI है वहाँ के. तो उनको फ़ोन किया मैंने बोला सर ऐसा ऐसा हो गया, कोई तो आया का. तो उन्होंने 2 उनके ऑफिसर लोगों को भेजा. हुआ डेंजर. ऐसा गेल कैसे देखता ना, क्रिस गेल, ऐसा बिल्कुल ऐसा चौड़ा काला एकदम लंबा जम्बा. वो आया, मतलब उसको देख के ही डर लगे इंसान को, मतलब कुछ क्राइम करना तो बहुत दूर की बात था. तो वो आया, तो उन्होंने कैमरे वैमरे में देखा. तो फिर उसका एक फ्रेंड, जो 2-3 लोग थे उसमें से एक फ्रेंड उनको प्रेस्टीज पॉइंट पे कहीं तो दिखा, तो उसको लेके आए. उसको थोड़ा बोले कौन था वो लड़का, ये वो तू बता, नहीं तो तेरे को अंदर कर देंगे. तो उसने उसके फ्रेंड को बुलाया जो क्लास में आया था. होली के टाइम था, भांग वांग ली हुई थी उसने, तो थोड़ा नशे में ही था, वो भांग का नशा था एक्चुअली में. उसको धुन धुन में था, उसको समझ में ही नहीं आ रहा था. तो वो 2 लड़के थे, उन दोनों को इन्होंने बाइक पे बिठाया और उसको चौकी लेके गया. पिटाई होगी अब तरीके से. तो मैं जस्ट वो सब हुआ और मैं पुलिस स्टेशन गया कि जो भी अपने को कुछ पेपर वेपर ऐसा कुछ फॉर्मेलिटी रहती है सब कंप्लीट कर दूँ. तो ऊपर खड़क पुलिस के ऊपर क्या ऐसे ऊपर उन्होंने वो शूटिंग रूम बनाया वहाँ पे, ऐसा छोटा सा लॉकअप है और शूटिंग रूम में बाहर, और मैं नीचे बैठा हूँ. और ऊपर से चट्टा चट आवाज़ आ रही जोर जोर से. हाँ, इतनी जोर से आवाज़ है मेरी फट. मैंने भाई मार मुरा देंगे इसको. और स्टूडेंट थे यार, तो ठीक है, मतलब उनको रियलाइज़ हो जाए बस ख़त्म ना, अब कहाँ मारपीट करना. ऊपर लेके गया, तो मैं जब आवाज़ आई ना जोर जोर से, तो मैं एकदम घबरा गया. मैंने बहुत धोएगा भाई. तो मैं ऊपर गया. अब ऊपर क्या सीन चल रहा है आप बिलीव नहीं करोगे. ऐसे 3 पुलिस वाले उसको बंदे के हाथ बांधे, कपड़े वपड़े सब निकाले हुए थे, ऐसे हाथ बांधे हुए, और ऐसा बेल्ट उनका मोटा वाला अलग वाला बेल्ट रहता है उनका, और यहाँ पे हाथ ऐसे करके और इधर चटाचट यहाँ पे मार रहे हैं. एक और उसके बाल ऐसे धोनी टाइप के लंबे लंबे बाल, तो उसके ऐसे बाल घुमाए हुए थे, और एक आदमी थप्पड़ ही थप्पड़ दे रहा.
और तीसरा वाला उसके हाथ में डंडा, और वो यहाँ पे डंडे डंडे 3 एक साथ मार रहे हैं। मैंने देखा, मैं मर गया है, मैं इतना घबरा गया ना। और मैं थोड़ा अवॉइड, मैं अपना दिल बहुत कच्चा है बाबा, ये सब चीज़ें अपने को नहीं झेली जाती। तो मैंने देखा, मैंने बोला सर छोड़ दो, कोई मतलब नहीं, स्टूडेंट से क्यों बेचारों का करियर खराब हो। बोले वोरा साहब आप इधर बैठ जाओ 10 मिनट। ना 10 मिनट में तो मेरे को सुसु आ जाएगी, इतना देख के मैं खड़ा भी नहीं रह पाऊंगा 10 मिनट। तो उन्होंने माना ही नहीं और मेरे को इधर बैठा दिया, और वो दे धनाधन धो रहे हैं, और वो उनके कुछ नारे रहते हैं कि हर लड़की हमारी बहन है, और ऐसे ऐसे करके कुछ तो उसको बुलवा रहे थे बार बार। अब किस्मत यूँ अच्छी थी ना कि उसको थोड़ा भांग का इन्फ्लुएंस था, तो जबरदस्त वाला पड़ा ना, तो उसको थोड़ा लग रहा था। लेकिन लगता है पुलिस वाले के हाथ का, मतलब आप थप्पड़ मारना और एक पुलिस वाला थप्पड़ मारेगा, वो जो इको आता है ना फट करके, वो ऐसे 4 दरिया दूर जाता है। तो उन्होंने धोना चालू किया। वो क्या हुआ, बीच में उसका कोई तो फ्रेंड ही एमएनएस वाला था, तो आया नीचे। बोले कौन था रे सर, कौन सर ने कंप्लेंट किया है। वो थोड़े अलग ही हीरोगिरी रहती है कुछ साले छबरी लोग। तो आया वो नीचे, और एक्चुअली क्या ये, आप सच में हो ना, कुछ पावर रखते हो तो ठीक है, समझ में आता है। वो इंसान की हाइट, पर्सनालिटी, किस तरीके से बात कर रहा है ना, वो देख के समझ में आ जाता है। और जितने बड़े लोग हैं ना जो सच में एक अच्छी पोजीशन होल्ड करते हैं ना, दे विल नेवर डू दिस। ये जो अपरी टपरी लोग रहते हैं ना, ये फालतूगिरी करते हैं। तो तो मैंने बोला कि यार मैंने ही कंप्लेंट किया। बोले वापस लो कंप्लेंट। मैंने बोला चल ऊपर वापस ले लेता हूँ कंप्लेंट। तो उसको ऊपर लेके गए। मैंने बोला सर ये धमका रहा है मेरे को, बोला कंप्लेंट वापस लो, तो या तो आप टिका दो, नहीं तो मैं टिका देता हूँ। वो धमकी दी आपको? हाँ। तो बोले जानते हैं कौन है? तो कुछ तो फिर वो मराठी में उन्होंने 4-5 अच्छे शब्दों का प्रयोग किया। मैं बोले बोरा जी बैठ जाओ आप इधर। उसके भी कड़ पे निकलवाए, तो तू भी लाइन में खड़ा हो जा। मैं तीनों को धोना चालू। हाँ, और मेरे को इतना बुरा लगा कसम से। मैंने कहा यार ये ठीक नहीं हो रहा है, मतलब क्यों किसी के वो बुरी वो लेना है यार। मैं वो आई जेन्युइनली फेल्ट बैड। और मेरे को फिर वो लड़की का चेहरा दिख रहा, वो बेचारी घबरा गई यार। क्लास में से कोई एकदम भलते में लड़का आ गया और बोल रहा कि बाहर मिल तू, ये वो इतनी घबरा गई थी। फिर ये सब हुआ। मैंने को बोला सर बहुत हो गया, 2-2.5 घंटे हो गए, धोए जा रहे, कोई हिसाब ही नहीं यार, इतना मारे। तो फिर मैंने बोला सर कुछ कंप्लेंट नहीं करनी, आप तो खत्म करो मैट। बोले यार इनको 3 दिन पड़े रहने दो यहाँ पे, ऐसे चमक के लाल हो जाएंगे बिल्कुल, कभी लाइफ में किसी लड़की की तरफ नहीं देखेंगे। मैंने सर वैसे भी नहीं देखेंगे, आप तो छोड़ दो, कोई मतलब नहीं है। तो उसको छुड़वाने का पैसा भी मैंने ही दिया उस दिन। फिर मैंने बोला यार खत्म करो जो मैटर जहाँ का। नेक्स्ट डे आया, वो ऑफिस में आया, सॉरी, और ऐसी हालत बेचारी की। उस वक्त तो क्या उसको इतना समझ में नहीं आ रहा था। नेक्स्ट डे आया ना, यहाँ से फूला हुआ, इधर से फूला हुआ, हर तरह स्वेलिंग ही स्वेलिंग, बिल्कुल गुब्बारे जैसा कर दिया था मार मार के। तो बहुत भयंकर दो थे भाई पुलिस, मतलब महाराष्ट्र की पुलिस इस मामले में सच में मानने वाली चीज़ है। मतलब हैट्स ऑफ टू देम। जो कंट्रोल महाराष्ट्र की पुलिस का ना, भारत में किसी स्टेट की पुलिस इतनी स्ट्रांग नहीं जितनी महाराष्ट्र की पुलिस का कंट्रोल, अलग ही लेवल। और यहाँ पे कहर है सबसे बड़ी बात। जैसे आप थोड़ा नॉर्थ साइड देखोगे ना, वहाँ पे लोग इतने नहीं डरते पुलिस वालों से जितने यहाँ पे डरते हैं। यहाँ पे तो पुलिस वाला सामने आ जाए ना तो इक्की पिक्की हो जाती है सबकी, फिर कहीं कुछ भी हो, क्योंकि उस वक्त तो धुलाई होनी ये बात पक्की है। बाद में आप ठीक है ना, पुलिस वाले को कौन सा मार देगा, तो वो उस वक्त तो धुलाई पिटाई कर देते। तो इस मामले में ना गजब है यार यहाँ के। और बॉम्बे में भी सेम हालत है। पुणे फिर भी कंपेरेटिवली थोड़ा बेटर है, बॉम्बे में तो बाप रे बाप बहुत डेंजर लोग हैं। तो ये सब रहता है। तो अब यहाँ पे अब ये रिमांड का एक पावर समझना, बेबी बस 2 मिनट, 2 ही मिनट है ना, बस खत्म कर दे रहा, लास्ट रॉ पेपर दे रहा हूँ, शांति रखो। तो अब यहाँ पे एक बात समझना कि जैसे ही किसी का अरेस्ट होती है, तो अरेस्ट के बाद आपको पुलिस कस्टडी रखने का राइट 72 आवर्स का है। कितना राइट है? 7। बिना वारंट के आप किसी भी अक्यूज्ड को 72 आवर्स से ज्यादा नहीं रख सकते, अनटिल अनलेस द क्राइम इज प्रूवन, है ना। तो अगर सिर्फ अक्यूज्ड है मतलब उसके ऊपर एलिगेशन है, ब्लेम है, अभी तक एस्टैब्लिश नहीं हुआ, तो मैक्सिमम बिना वारंट के आप उसको कितना रख सकते हो? 72। उसके बाद आपको उसको रिलीज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये जो बोल रहे ना कि ही हैज टू बी प्रोड्यूस्ड बिफोर द मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट मतलब मजिस्ट्रेट का ऑर्डर चाहिए अगर आप उसको 72 आवर्स के आगे रखना चाहते हो। तो बिना वारंट के कितना रख सकते हो? 72। उसके बाद क्या करना है? मजिस्ट्रेट। और फिर एक बार मजिस्ट्रेट का ऑर्डर मिल जाए, फिर 15 दिन की धुलाई, फिर 15 दिन रख सकते हो। 15 दिन में भी अगर आप क्राइम एस्टैब्लिश ना कर पाओ, तो फिर आपको कोर्ट में केस फाइल करना है, और उसके बाद जो भी कोर्ट का डिसीजन होता है, जो कोर्ट का जजमेंट होता है, उसके हिसाब से आपको एक्ट करना है। तो बिना वारंट के कितना? 72 आवर्स। 72 आवर्स के बाद किसका ऑर्डर लगता है? मजिस्ट्रेट का। कितने टाइम तक रख सकते हो? 15 डेज। 15 डेज के बाद फाइनली कोर्ट का जजमेंट, है ना, मतलब फिर केस फाइल करना है और उसके बाद आप डिसाइड करोगे। क्लियर है सबको? बहुत बहुत धन्यवाद।